हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी के लिए, उसमें 4 केस बनाए थे, राइट। जिसमें 2 केस में स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक में तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, एक में ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। शायद ये उसमें होता था जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन जस्ट अपोजिट होता था, राइट। और जिसमें सेम साइन रहता था, या तो बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर निगेटिव, उस केस में या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के पीछे बीच में एक बाउंड्री रहेगा टेम्परेचर का। उसके इस तरफ स्पॉन्टेनियस और दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस एंड वाइस वर्सा। तो केस तो हम लोग डील कर लिए हैं। इसका मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन बिकम्स या प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस, तो वहाँ पे डेल्टा जी 0 कर दीजिएगा, राइट। आप लोग को एक नीरज कुमार का पियर्सन पब्लिकेशन का बुक रिकमेंड किया था, जेई मेन बाल बच्चों को, मंगवाए हैं? उसको आप एक बार अगर टाइम मिलेगा, बढ़िया कलेक्शन है, अगर बना के देखिएगा तो बनाइएगा, ठीक है। टाइम मिलने से बढ़िया कलेक्शन है, मतलब उसको बनाने से तो जेई का क्वेश्चन बैंक ऐसे ही बहुत आसानी से बन जाएगा। उसमें थोड़ा ऊपर लेवल का है, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक के रिस्पेक्ट में। हाँ, अच्छा, ऑनलाइन में नहीं आया है क्या? एक का अच्छा, एक काम करते हैं ना, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं 10 कॉपी कैटलिस्ट में मंगवा के रख दूंगा, ठीक है। अभी टाइम है उसके लिए। आपके पेरेंट्स कभी भी आफ्टर 2 3 डेज अगर तिनियाली की तरफ से आते जाते हैं तो आप एमटीजी का सीबीएस इसी को मैं फॉलो करूँगा। नहीं तो सीक्वेंस का बहुत उल्टा पुल्टा होगा। क्वेश्चन बैंक अगर मुझे सीबीएसई 12th बोर्ड का डिस्कस भी करना रहेगा तो मैं इसको ही फॉलो करूँगा। तो इसको कैटलिस्ट के ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप में से एनीवन जो जिन्होंने पहले ही ले लिया है? हाँ, तो ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, तब आपको लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिया है वो इसी का ले लीजिएगा, ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, जहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट पे ऑलमोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एट 0 डिग्री C अगर आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो उस टाइम वो एक्चुअली जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, नहीं लगता है कि दोनों सेम पॉइंट है? इसका मतलब 0 डिग्री C पे वो लिक्विड से आइस भी तो बन सकता है और आइस से लिक्विड भी बन सकता है, करेक्ट। इसका मतलब उस पॉइंट पे वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी क्या होता है? 0, करेक्ट। दिस इज द वजह एट फेज ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा जी इक्वल टू क्या लेना है? 0, करेक्ट ना। और डेल्टा जी का वैल्यू कितना था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा? 0, इज इट राइट। देन टी इक्वल टू कितना मिलेगा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है एवरीवन। अब यहाँ पे अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना रहेगा तो यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन लेंगे और यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन लेंगे, राइट। अगर फ्रिज कंडेंसेशन करना रहेगा तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, तो डेल्टा इन मेल्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या लेंगे? डेल्टा एच कंडेंसेशन, सॉरी
डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई डेल्टा एस फ्यूजन, करेक्ट। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन के लिए लिखना तो चाहिए था ये C इंटू जी ऑफ सी, फ्री एनर्जी ऑफ C, करेक्ट, प्लस D ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ D, करेक्ट ना एवरीवन, माइनस A इंटू फ्री एनर्जी ऑफ A प्लस B इंटू फ्री एनर्जी ऑफ B। इसका मतलब है कि सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक आइए फर्स्ट। अच्छा अभिज्ञान क्लास करते हैं, बाकी सब सारा क्लास किस नाम से ज्वाइन करते हैं? ओके, फ्री एनर्जी चेंज क्लास करते रहिएगा, फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, ऑफ गिवन रिएक्शन। तो ये मेरा रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली किसी रिएक्शन का चेंज ऑफ फ्री एनर्जी के लिए हम लिखेंगे क्या, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ए लिखना चाहिए था, मतलब ए लिखना चाहिए था। और कंडीशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा तो थर्मोकेमिस्ट्री में और थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आपको पता है, राइट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको हम लोग डेल्टा जी बोलेंगे या डेल्टा जी नॉट रिएक्शन बोलेंगे? तब लिखेंगे क्या, सम ऑफ, यहां पे नॉट लगा देंगे, यहां तक आइए। बट सो मेनी टाइम्स डेटा में फ्री एनर्जी ऑफ सी न देके स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेटा में फ्री एनर्जी ऑफ सी न देख के फॉर्मेशन ऑफ सी दिया रहेगा। इस कैसे हम लोग इंथाल्पी के लिए क्या बोलते थे, इंथाल्पी के लिए क्या बोलते थे, इंथाल्पी के लिए देना चाहिए था एच, दिया क्या रहता था, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच, करेक्ट, देना चाहिए था इंथाल्पी ऑफ ए बट दिया रहता था इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, इज इट राइट। और फॉर्मेशन का मतलब पता है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब है कि एक्चुअल में होना ये चाहिए था, यहाँ तक लिखिए उसके बाद जगह मैं बनाऊंगा, हो गया यहाँ तक। At a standard condition, just like enthalpy, जैसे कैसे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट
जीरो लेते थे, राइट, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। सिमिलरली स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथाल फ्री एनर्जी ऑफ एलिमेंट क्या मानेंगे, जीरो। इंट्रोपी में मैंने ऐसा नहीं बोला था, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ के बाद मैंने प्रूफ किया था इंथाल्पी ऑफ कंपाउंड एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन बिकम्स इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, राइट। आप लोग को प्रूफ पता है ना। सिमिलरली गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कंपाउंड, मुझे चाहिए था कंपाउंड का, बट हो सकता है कि ये भी दिया हुआ रहा है। इंथाल्पी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ऐसे दिया रहेगा। तो जैसे इसका प्रूफ हुआ है वैसे ही चाहिए मुझे फ्री एनर्जी ऑफ कंपाउंड दिया रहेगा, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे एक इसको क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो इस एजम्पशन के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको दोबारा प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग को समझ में आ गया है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब है कि इसी रिएक्शन, इस फार्मूला को जो यहाँ पे मैंने लिखा था स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ लिख लीजिए फर्स्ट। अब लिखिएगा डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इसमें लैंग्वेज बनाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। डायरेक्टली जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ से स्टार्ट किए थे ना नर्स इक्वेशन में, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या था स्टूडेंट, 2.303 RT बाई log Q। यहाँ देखिए इसका मतलब ये इक्वेशन, मतलब सोचिए कि कहीं से इक्वेशन आया है, ये लुकआउट नहीं है, मुझे इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गिव्स
गिव्स इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.33 आर टी लॉग क्यू, करेक्ट। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम्स क्यू पता रहेगा और टेम्परेचर पता रहेगा, डेल्टा जी नॉट पता रहेगा, तो डेल्टा जी पूछा जाएगा। तो इस सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो डायरेक्टली इस फार्मूला से भी डेल्टा जी निकालने को रहेगा, करेक्ट। बट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, नॉट डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है। और आप यकीन कीजिएगा कि यही डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया और नीट में कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली ये जब जीरो हो जाएगा तो क्या इन्हें लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी, और लॉग क्या लिखें के। तो डेल्टा जी नॉट पता हो जाए, टेम्परेचर पता हो जाए, तो क्या के निकल जाएगा बाय टेकिंग एंटी लॉग। और भाई यही तो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कुछ अलग कर रहे हैं? बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट, वही तो काम कर रहे हैं। चलिए एवरीवन, यहाँ देखिए, डेल्टा जी नोट के बदले इतना लिख सकते हैं? बोलिए भाई, हाँ या ना? 2.33 आर टी लॉग क्यू, 2.303 आर टी कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? देखिए तो, ओह, चलिए एक कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? माइनस यहाँ पे था, लॉग क्यू बाई के। और आपको पता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में, आपको ये चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा कि क्यूसी और केसी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया होगा 11th के एग्जाम के लिए। रिएक्शन लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा, करेक्ट? हाँ बोलिए। तो इक्विलिब्रियम कहाँ लिखे? मैंने इक्विलिब्रियम थोड़ी लिखा, डेल्टा जी अभी लिख रहा हूँ, जीरो थोड़े किया हूँ। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू का इतना, तो डेल्टा जी नॉट को इतना लिख सकते हैं ना यहाँ पे। बड़ा कंफ्यूजन है भाई शुभांकर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ई से इक्वल टू लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए कि अब यहाँ पे ई नोट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करते जरा बताइए तो। सर ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, हाँ वही उन्हीं से आंसर ले लेता हूँ। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। भाई आप क्यों ले रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं था। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ई नोट का वैल्यू क्यों पुट करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं था। तो भाई ई नोट नहीं सर, मैं तो इनिशियल ही निकाल रहा हूँ, ये फार्मूला का पार्ट बना हुआ है, राइट। तो भाई मैं यहाँ पे डेल्टा जी लिख रहा हूँ, डेल्टा जी के लिए फार्मूला दिया, राइट। तो इसमें डेल्टा जी नोट का वैल्यू तो लिख सकते हैं ना, और डेल्टा जी नोट का वैल्यू ये मिला है, राइट, इन टर्म्स ऑफ के। तो क्या डेल्टा जी नोट के बदले ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं? इसलिए अभी भी मैं डेल्टा जी ही लिख रहा हूँ, नॉट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट के बदले मैंने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, करेक्ट। शाहबाज, अब बोलेंगे ही नहीं समझने के बाद, समझ में आ गया?
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू दिमाग में है ना कि क्यू क्या है? एक रिएक्शन ले लेते हैं समझाने के लिए। क्यू क्या लिखिएगा? सी के पावर सी, डी के पावर डी, ए के पावर ए, अब बी के पावर बी। ए दिमाग में रखिए, करेक्ट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से 3 केस बनाते हैं। इफ़ क्यू लेस देन के, यहाँ देखिए सब लोग, अगर क्यू लेस देन के रहेगा मतलब ए हो गया निगेटिव, और निगेटिव हो गया मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट। स्पॉन्टेनियस है किस डायरेक्शन के लिए? सर जो रिएक्शन आप लिखे हैं उस रिएक्शन के लिए, करेक्ट। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, करेक्ट। इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा? लेफ्ट से राइट, करेक्ट। आप समझे मैंने क्या बोला? क्यू लेस देन के रहेगा तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन? और कौन सा यहाँ जो डेल्टा जी लिखते हैं भाई, वो कौन सा डेल्टा जी लिखते हैं? इस डेल्टा जी में तो सर ये तो रिवर्सेबल है, तो यहाँ पे जो इस रिवर्सेबल रिएक्शन का भी जो डेल्टा जी लिखते हैं वो एक्चुअली इसको प्रोडक्ट साइड मानते हैं, फॉरवर्ड इसको बैकवर्ड, तो ये डेल्टा जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिखा रहता है, करेक्ट ना? यहाँ जो डेल्टा जी जो आता है जिसमें हम लोग फाइनल मानते हैं प्रोडक्ट साइड को, प्रोडक्ट को, और इनिशियल, तो ये जो डेल्टा जी लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट रिएक्शन का लिखते हैं, करेक्ट। तो ये जो डेल्टा जी निगेटिव आया वो किस डायरेक्शन का? फॉरवर्ड डायरेक्शन का आया है निगेटिव, करेक्ट। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन ओवरऑल नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट ओके? इसी को केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे समझाऊंगा कि अगर QC लेस देन KC होता है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करता है? 1 मिनट, QC लेस देन KC होगा, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पहुंचा है और KC से छोटा है, KC से छोटा है, तो बड़ा होना पड़ेगा। KC के बराबर होने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होने के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा बनना पड़ेगा, न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा होना पड़ेगा। न्यूमरेटर ज़्यादा कैसे होगा? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सेकेंड केस, आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? यस। तो सेकेंड केस अगर Q ग्रेटर देन K रहेगा मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। इसका मतलब लेफ्ट से राइट नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट राइट। इसका मतलब राइट से लेफ्ट स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट ना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाने के लिए किधर जाएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, करेक्ट एवरीवन। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाने के लिए रिएक्शन ओवरऑल नेट रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और थर्ड केस, अगर Q इक्वल टू K है मतलब डेल्टा जी 0 है, करेक्ट, मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए। हो गया ना? इसको हटाया जाए। ये आंसर बाकी स्टूडेंट देंगे। आप कॉल कीजिए शुभांकर जियो फाइबर वाले को। हाँ, वो बारिश में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलिए, आपके लिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा।
लेकिन भाई इस बात का तो आप लोग को सैल्यूट करना पड़ेगा, आप लोग ऑनलाइन में इतना क्लास कर लिए हैं। नहीं, इस बात का मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन एक बात और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एज पॉसिबल एज मोबाइल का यूज़ कम करें और डेस्कटॉप इंस्टॉल करें या लैपटॉप पे देखें अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखता हूँ ना, बहुत बड़ा स्क्रीन नज़र आता है, राइट। बहुत कम एफर्ट पड़ेगा आपको, मतलब वेरी लेस एफर्ट। किसी दिन मैं आपको लाइव आके दूसरे कैमरे से दिखा दूंगा कि देखिए कितना बड़ा, मैं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन का यहाँ पर डेस्कटॉप रखा हूँ, तो रखिएगा तो बहुत एफर्टलेस आपका क्लास हो जाएगा, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक तो मोटा मोटी अभी आधा साल बचा हो दिसंबर आने में, तो ऑनलाइन ही चलने वाला है। तो ऐसा नहीं कि मोबाइल से देखते, मोबाइल का जो रे रहता है बहुत हार्ड रहता है विथ रेस्पेक्ट टू डेस्कटॉप, मुझे जहाँ तक फील हुआ है, या लैपटॉप। चलिए, हाँ हाँ, यस। और इंटेंसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा, प्लस बहुत छोटा लेटर रहता है ना, हम लोग जैसे हम लोग देख लेते हैं बट लेटर तो छोटा ही रहेगा मोबाइल में। और एक है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ, तो एक्चुअल में बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है कि बिल्कुल बहुत कम फील होगा, ऑफलाइन तो कर नहीं फील होगा बट फिर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया है। बच्चे अगर अच्छा से करेगा तो उसको 10% बस कमी खेलेगा, 90% क्लास में बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। सबसे ज़्यादा ख़राब तो लगता है, देखिए हम लोग तो बहुत छोटा यूनिट है ना, बस एक ट्यूशन कोचिंग जैसा कुछ है। स्कूल वाले के पास तो बहुत एसेट है। स्कूल में भाई पैसा फी तो देना ही पड़ेगा ना, फी दे पेरेंट्स को देना ही पड़ेगा, राइट। वहाँ तो हर तिमाही पे पैसा देना ही है, आप ना बोल ही नहीं सकते हैं, करेक्ट ना एवरीवन। वहाँ थोड़े है कि फी मांगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से लीव कर जाएंगे, वहाँ पैसा ऑप्शन है ही नहीं। मैं तो आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था तो क्रैश कोर्स को मेरा बहुत कम फी था, 5,000। उसमें देखे कि जब एक महीना क्लास हो गया तो जब कुछ कुछ बच्चे आराम से लीव कर गए, तो कोई बात नहीं है। ये तो मैं खुद की मर्ज़ी से कैसे ही कम फी रखा हुआ था, क्रैश कोर्स का मेरा रहता भी है कि बस पढ़ लीजिए, एक अलग इंटेंशन से उसको कोर्स को रन करते हैं। बट वहाँ पे है जैसे हम ही लोग का, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, उसको तो हर 3 महीना पे जमा कर देना, हर डेट फिक्स है, इतना से इतना के बीच, नहीं तो लेट फाइन लगेगा, राइट। लेट फाइन भी है। नहीं सही टाइम से दिए तो 200-400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अब बहुत हैप्पीली दीजिएगा। सर थोड़ा थोड़ा मैं भी फील करता हूँ ना, पेरेंट्स बन गया हूँ तो। चलिए अब चल मेन बात तो यही मैं बोलने वाला था। मैं बोलने वाला था कि भाई वो, तो ये तो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, जब कैटरीज का क्लास चल रहा है तो बायो के मैम के पास बोर्ड लगाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ने हाथों हाथ सारे मैम, जो भी मैम हैं या जो भी मैथ के जो टीचर हैं जो गुवाहाटी में से हैं क्लास ले रहे हैं, सबके यहाँ पर्सनली मैं बोर्ड जाके लगवाया हूँ। बोर्ड लगाना, इंक पहुँचाना, मेरा मेरा कैटरी से क्लास रन हो रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मैं सिर्फ सबको हाथ पैर जोड़ कर बोला हूँ कि भाई जियो फाइबर कनेक्शन लीजिए, बफरिंग नहीं होना चाहिए। क्लास थोड़ा बहुत हैम्पर होगा ऑनलाइन है तो, बट मैक्सिमम कोशिश कीजिए बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने का, ताकि उनको अच्छा लगे। उतना छोड़िए, कैटलिस्ट का 2 अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग जियो फाइबर कनेक्शन है, वेदांग जानते होंगे, राइट। इधर अलग है, इधर अलग है, और 3 क्लासरूम में चलेगा तो उसमें भी अलग लेंगे। भाई क्लास लाइव जा रहा है ना भाई, अब रुका रहेगा, मैं कहीं पे एकदम फ्रीज कर गया, क्या फील होगा। एच इक्वल टू क्या था इसी बात पे बताइए।
H इक्वल टू शुरू से स्टार्टिंग से यस और यहाँ पे G से स्टार्ट करते हैं, G इक्वल टू H माइनस टी एस। तो क्या डी जी के लिए लिख सकते हैं डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। ओके स्टूडेंट, और H इक्वल टू ई प्लस पी भी लिख सकते हैं। तो डी एस के लिए क्या लिखिएगा, डी अ प्लस पी डी भी अ प्लस भी डी पी। हो गया ना। डी एच का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो डी एच का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखिएगा, डी ई अ प्लस पी डी वी अ प्लस भी डी पी माइनस टी डी एस अ माइनस एस डी टी। यहाँ तक आ जाइए। हो गया। ए कहाँ से लिखे है, ए तो पहला इक्वेशन लिखे है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिखे है इंथाल्पी का इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है केमिस्ट्री में, E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। तो डी ई इक्वल टू डी क्यू आ प्लस डी डब्ल्यू और डी ई इक्वल टू डी क्यू और डी डब्ल्यू के लिए माइनस पी डी भी। डी का वैल्यू, ए जो बात लिख रहे हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन से लिख रहे हैं। डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तब डी जी इक्वल टू क्या लिखिएगा सर, तब डी जी इक्वल, आप लोग समझ में आ रहा है ना, कोई भी तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस मैंने कुछ नहीं किया, जी का वैल्यू लिख दिया और इसका डिफरेंशियल ले लिया, फिर एच का वैल्यू लिखा डिफरेंशियल ले लिया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिया लिखा और उसका डिफरेंशियल ले लिया, राइट। और फिर केमिस्ट्री में डी डब्ल्यू के बदले लिखते हैं माइनस पी डी वी, करेक्ट। अब डी जी इक्वल टू डी क्यू और माइनस पी डी वी, ये लिख दिया किसके बदले, डी जी के, डी के बदले, करेक्ट, प्लस पी डी वी अब प्लस भी डी पी अब माइनस टी डी एस और माइनस एस टी टी, करेक्ट। यहाँ तक आइए, देखिए तो कुछ कैंसिल होता है। चलिए ओके, और डी एस के बदले क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू के लिए क्या लिखिएगा, टी डी एस। ये भी तो हम लोग पढ़े हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़े थे तो इंट्रोपी, चेंज इंट्रोपी। तो क्या डी एस के बदले हम डी क्यू के बदले इन टर्म्स ऑफ डी क्यू इक्वल टू टी डी एस लिख सकते हैं ना। डी क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, डी जी इक्वल टू टी डी एस अब प्लस भी डी पी अब माइनस टी डी एस अब माइनस एस डी टी। इज इट राइट। देखिए तो कुछ कैंसिल होता है। यहां तक आइए, इसको हटाएं। यहां तक समझ में आ गया। तो अब बचा क्या, डी जी इक्वल टू भी डी पी और माइनस एस डी टी। इज इट राइट। भी डी पी ना, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ के बाद अब जो मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट, वहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दूंगा, यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इफ पी कांस्टेंट तो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा, करेक्ट ना। चलिए यहाँ तक आइए।
तो एस इक्वल टू क्या लिखिएगा सर, माइनस डी जी बाई डी टी। डी जी लिख रहे हैं या डेल जी, डेल लिख रहे हैं कुछ मान कर, ये मान रहे हैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट मान लिया है, पी कांस्टेंट, करेक्ट। तो एस इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल टी। अब यहाँ देखिएगा, मैथमेटिक्स में कभी भी अगर एस इक्वल टू ऐसा है तो आप डेल्टा एस इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, टेकिंग डेल्टा बोथ साइड, तो टेकिंग डेल्टा बोथ साइड, तो उस डेल्टा को आप डिफरेंशियल के अंदर लेके जा सकते हैं, करेक्ट एवरीवन। बट ये जो लिख रहे हैं उसमें व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, तो एक फार्मूला तो ये मिल गया, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू दिस वन। अरे हम लोग को पक्का यहाँ देखिएगा, अभी भी काम में कर सकते हैं। डेल्टा जी के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या माइनस एन एफ ई से लिख सकते हैं? थोड़ा सा वहाँ का बात कर लें, वहाँ पे थोड़ा सा लाइफ आसान रहेगा। यहाँ देखिए, डेल्टा एस इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन एफ ई सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाए थे राइट। और फॉर ए गिवन रिएक्शन एन और एफ तो कांस्टेंट रहेगा। सब लोग बोलिए भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या माइनस एन एफ को बाहर निकाल सकते हैं? बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? तो ये क्या हो गया, बोल तो सर ये तो हो गया स्लोप ऑफ ई एम एफ वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, बोलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब मैं यहाँ पे काम एक कर रहा था, लेकिन हाथों हाथ इसका भी काम कर लिया है। एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। चलिए, डेल ई बाई डेल टी इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्लोप को एक्चुअली यही पढ़ते हैं। समटाइम्स ऐसा भी करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ तक आ जाइए। हो गया ना? इसको हटाएं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट। क्या कांस्टेंट मानकर, टी कांस्टेंट ना, और टी कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डे वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहला क्लास में ही बोला था मैं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर मुझे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एच का साइन शुड बी निगेटिव, इज इट राइट? एक्सोथर्मिक नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से डेल्टा एच अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल, हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल, करेक्ट? और डेल्टा जी के बदले क्या आप ये लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एफ ई सेल, करेक्ट है ना एवरीवन? और टी अभी डेल्टा इसके बदले कुछ ड्राइव किए हैं, क्या लिखे थे डेल्टा इसके बदले, देखिए तो एन एफ डेल टी, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, एन एफ, इज इट राइट? तो क्या हो जाएगा टी डेल ई वाई डेल टी, सही है ना? अब माइनस ई सेल, इज इट राइट? ए फार्मूला का भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अरे डेल्टा क्या रहेगा, इंथाल्पी ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी इनसाइड द सेल, इसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी। बट यहाँ तक देखिएगा, इस फार्मूला में व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और ये लिखने के लिए प्रेशर कांस्टेंट था, राइट? इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर व्हाट, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करेक्ट? जिसको बॉक्स में कर रहे हैं आपका शॉर्ट नोट्स का फार्मूला बन रहा है, ठीक है? तो इतना था थ्योरी। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद इसके बाद का जो अगर क्लास में लेता हूँ तो समझिए कि प्योर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद का क्लास एक क्लास चाहिए, एक क्लास, बट वो प्योरली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास रहेगा। उसमें मुझे पढ़ाना है इंजन, कार्नोट इंजन या हीट इंजन, करेक्ट? और उस पर भी क्वेश्चन आता है, और उसमें इंट्रॉपी का भी चीज़ है और बहुत सारा मतलब उसमें अब देखिए हीट किसी भी इंजन में साइक्लिक प्रोसेस होता है। आप अगर सिलेंडर देखते होंगे इनसाइड, जैसे बोलते हैं ना डबल सिलेंडर का बाइक है, एक सिलेंडर का बाइक है, राइट? 3 सिलेंडर का गाड़ी है, 4 सिलेंडर, तो जितना ज़्यादा सिलेंडर रहेगा उतना ही पावरफुल गाड़ी है, करेक्ट? सिलेंडर क्या है, वही उसका इंजन है। जब फ्यूल का कंबसन होता है वो सिलेंडर के अंदर ही होता है, करेक्ट ना? तो जितना ज़्यादा सिलेंडर गाड़ी रहेगा उतना ही पावरफुल रहेगा। ओके एवरीवन, आप लोग एक काम कीजिए, एक्सरसाइज कहाँ तक, कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे क्या? कुछ तो क्वेश्चन लिखवा रहे होंगे स्पॉन्टेनिटी से पहले पिछले क्लास में। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम क्या करवाए थे? लास्ट प्रॉब्लम शायद आयरन का करवाए थे, नहीं? स्पॉन्टेनियस के लिए आज जो स्कैन करके भेजा हूँ उसमें एक्सरसाइज 3 के बाद जो एक्सरसाइज आता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाए थे? यहाँ पे मुझे याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ। यही तो लास्ट प्रॉब्लम था, इसका कोई प्रॉब्लम है? आज जो भेजा हूँ मैं फ़ोटो खींचकर, उसमें एक्सरसाइज 3 मिलेगा। वहाँ तक मैं प्रॉब्लम एक्चुअली ऑलरेडी करवा चुका हूँ, करेक्ट ना? उसके बाद का एक्सरसाइज का नाम है 4, उसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट बनाइए और सेकंड बनाइए, डू इट फर्स्ट।
इसमें एक्सरसाइज 4 दिस वन। आप लोग एक काम कीजिए कि सेकेंड ऑप्शन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6 और 7 क्या खुद से ट्राई करेंगे? बन जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं। बना लीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ जितना भेजे सब बना लीजिएगा। अब इस टाइप का देखिए, अब एक चीज़ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं छोड़ दिया था, इसको एक्चुअली लास्ट में ही पढ़ाता हूँ। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन, अब मैं गैस पे आ रहा हूँ, ठीक है? वर्क डन इन इरिवर्सेबल एक्सपेंशन और रिवर्सेबल एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पूछा जा सकता है। इस पर मुझे 100% याद है कि इस टाइप का IIT क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। 1 स्टेप एक्सपेंशन, 2 स्टेप एक्सपेंशन, 3 स्टेप एक्सपेंशन, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा? वर्क डन इन इरिवर्सेबल एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हो गया? डायग्राम बनाइएगा समझने के लिए। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है? अब वर्क डन का मेन फार्मूला क्या है? -P एक्सटर्नल dV, और केमिस्ट्री में है तो मेन फार्मूला P एक्सटर्नल dV था, राइट? आप इनिशियली इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? इनिशियली इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर भाई, तो सर इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर है पहला तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर से, राइट? एटमॉस्फेयर का प्रेशर, अब प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का, इतना प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है, करेक्ट? इनिशियली हम लोग प्रेशर और मुझे जाना है, और इनिशियल वॉल्यूम है V1, करेक्ट ना एवरीवन? और इनिशियल प्रेशर है P एक्सटर्नल, इसको हम लोग P एक्सटर्नल 1 बोलते हैं, करेक्ट? मतलब हम लोग P1 पे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर नहीं समझाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहेगा 1 स्टेप एक्सपेंशन और 2 स्टेप एक्सपेंशन इरिवर्सिबल में, तो 1 स्टेप एक्सपेंशन और 2 स्टेप एक्सपेंशन में समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली 1 स्टेप और 2 स्टेप का मतलब क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में V1 से V2 में इनफाइनाइट स्टेप लिया जाता है, धीरे धीरे, राइट? लेकिन अगर कहीं पर रहेगा V1 से V2 पे आना है और 2 स्टेप एक्सपेंशन, तो 2 स्टेप एक्सपेंशन का मतलब 2 स्टेप में ही आना है,
और वन स्टेप के लिए अलग प्रेशर और वो प्रेशर एक्सटर्नल अलग रहेगा और दूसरा स्टेप के लिए अलग प्रेशर रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप इनिशियली P1 पे थे, नहीं कहाँ पे थे, P1 पे। अब अचानक से यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनिशियल प्रेशर इज P1, ऑल ऑफ सडन M2 को हटा दिया गया, अचानक से हटा दिए। तो देखो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके अचानक से M2 को हटा दिए तो आपको नहीं लगता कि बाहर अंदर के बीच का प्रेशर का डिफरेंस क्या DP रहा या एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो अभी P1 था, अचानक ऑल ऑफ सडन आपने P2 कर दिया, कम कर दिया ना स्टूडेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और वहाँ से V1 से हम लोग तब एक्सपेंशन कर रहे हैं। और बर्गडन के लिए यहाँ देखिएगा, बर्गडन के लिए हम लोग क्या करते हैं -P एक्सटर्नल DV। तो मुझे V1 से V2 पे आना है, बट उसके बीच में एक वॉल्यूम है V3। तो V1 से V3 तक जैसे ही इसको M2 को हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन का केस ले रहा है, और वहाँ पे ऊपर जाकर कहीं पे फिर से रुक जाएगा जहाँ पे ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अभी तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे आके हम लोग रुक गए। तो इनिशियली थे P1 पे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हम लोग फटाक से आ गए P2 पे, करेक्ट। जैसे ही M2 को हटा गए प्रेशर डिक्रीज हो गया, और इसी प्रेशर अंदर का गैस का प्रेशर उससे मतलब ही नहीं है। बर्गडन होगा किसके अगेंस्ट, P1 के अगेंस्ट होगा या P1 के अगेंस्ट होगा, P1 के अकॉर्डिंग होगा, P2 के अकॉर्डिंग होगा। P1 तो रहा ही नहीं, आपने ऑल ऑफ सडन इसको हटा दिया, राइट। इसका मतलब आप यहाँ से आकर ऐसे गए हैं, ऑल ऑफ सडन आप यहाँ से आए हैं, यहाँ देखिएगा P1 पे थे, ऑल ऑफ सडन कहाँ पे आ गए, P2 पे, तब यहाँ पे आकर एक्सपेंड किए। इसका मतलब है कि पहला स्टेप में वर्क डन कितना हुआ, -P1 V3 -V1। देखिए तो मैंने सही बोला, क्योंकि आपको तो लेना है एक्सटर्नल प्रेशर ही। उसके बाद आपने क्या किया, अब ऑल ऑफ सडन M1 को भी हटा दिया। किसको हटा दिया, तो M1 को हटाते ही P2 रहेगा या नाउ इट बिकम्स P3। सर बिल्कुल यहाँ आ गए, करेक्ट। तब फिर एक्सपेंड किए। इसका मतलब है कि आपको वर्क डन का एरिया क्या मिला, सर वर्क डन का एरिया तो यही मिला, राइट। ये एरिया कौन सा स्टेप में था, फर्स्ट स्टेप में, जिसमें हम लोग M2 को हटाए थे, और ये एरिया किस में मिला, सेकंड स्टेप में, जिसमें हम लोग M1 को हटाए, करेक्ट। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में, दोबारा समझाऊंगा। इसका मतलब V1 से V2 तक आने के लिए आपने कितना स्टेप में ब्रेक किया इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को, 2 स्टेप में ब्रेक किया, करेक्ट। चलिए ओके, हो गया ना। और यस, DW के नीचे एक्चुअली मैंने शुरू किया था -P एक्सटर्नल DV, बट यहाँ पे मैंने W1 कर दिया, क्योंकि P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। V1 से V3 के बीच में मेरा प्रेशर क्या रहेगा, P1, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा भी मिल जाएगा। तो पहला स्टेप में मेरा वर्क डन क्या हुआ, -P1 V3 -V1, और दूसरा स्टेप में वर्क डन क्या हुआ, बोलिए, ओ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी एवरीवन, पहला स्टेप में W1 के लिए मिलेगा क्या, P2 × V3 -V1, राइट। P1 पे तो थे, बट P1 पे रही नहीं ना, ऑल ऑफ सडन P2 हो गया, राइट। तो टोटल एरिया P वर्सेस V का एरिया गिव्स वर्क डन, टोटल एरिया क्या मिलेगा, यहाँ पे थे बट इसका एरिया नहीं मिला, यहाँ से ऑल ऑफ सडन नहीं लगता, यदि ऑल ऑफ सडन डिसकंटिन्यूअस हो गया, P1 से फटाक से P2 पे आ गए, अब P2 पे थे फटाक से P3 पे आ गए। ये P1 से P2 पे आने में टाइम लगा या ऑल ऑफ सडन हुआ, ऑल ऑफ सडन, पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं था, राइट। चलिए
अब एक मिनट, ये डायग्राम हो गया। तो ये मैंने कितना स्टेप का एक्सपेंशन दिखाया? 2 स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, राइट। 1 स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन रहता, तो यहाँ पे 2 मास की जगह पे एक ही मास रखते और उसी को ऑल ऑफ सडन हटा देते। अगर इसको 1 स्टेप इरिवर्सिबल बनाना रहता तो क्या करते? यहाँ पे 2 ब्लॉक की जगह पे 1 ब्लॉक रखते, करेक्ट ना? हाँ, हाँ, मुझे V1 से V2 पे जाना था, लेकिन अगर 2 स्टेप है तो बीच में कहीं पे रुकेंगे V3 पे, राइट। ठीक है, हो गया। देखिए जनरली कहीं कंक्लूजन लिखा रहता है कि ई रिवर्सेबल का वर्क डन रिवर्सेबल से ज़्यादा है या कम है। मैं उसी को यहाँ पे एक्चुअल में स्टेप वाइज कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब लेट अस सपोज इसी ई रिवर्सेबल एक्सपेंशन को अगर 3 स्टेप में करना रहता तो मैं यहाँ पे कितना ब्लॉक रखता? 3 ब्लॉक रखता, M1 M2 M3, करेक्ट है एवरीवन। और मुझे आना रहता V1 से V2 पे और इनिशियली प्रेशर रहता P1। तब ग्राफ कैसा बनता? आपको नहीं था कि V1 से V2 के बीच में 2 वॉल्यूम का स्टेज और मिलता, और इनिशियली आप P1 पे हैं, P1 पे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही पहला ब्लॉक हटाते हैं ऑल ऑफ सडन आप यहाँ पे आ गए, करेक्ट। और वहाँ के बाद फिर आप एक्सपेंड करते हैं V3 तक, करेक्ट ना। तो फर्स्ट एक्सपेंशन में आपको ए एरिया मिलेगा, करेक्ट। तो पहला एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट होगा? P1 के अगेंस्ट होगा या P2 के अगेंस्ट? क्योंकि आपने अभी तो यह रेस्ट में था, आपने M3 को हटा दिया तो इनिशियल जो प्रेशर रहा ऑल ऑफ सडन घटकर ऑल ऑफ सडन घटा है विदाउट टेकिंग टाइम। P1 से P2 पे ऑल ऑफ सडन आ गए। अब यहाँ पे तो उस टाइम पे V1 से V3 पे आए। V3 पे आने के बाद अब आप क्या करते हैं? M2 को हटाते हैं। तो अभी आप P2 पे हैं। अभी आप कहाँ पे हैं? P2 पे। बाद में इसका एरिया दिखा देंगे। अब उसके बाद P2 से कहाँ पे आ गए? ऑल ऑफ सडन आप आए हैं वेयर? P3 पे, राइट। और उसके बाद आप V3 से V4 पे जाते हैं, करेक्ट ना। पहले P1 पे थे, P1 से P2 पे आके आपने थोड़ा एक्सपेंशन किया, कहाँ से कहाँ तक? V1 से V3 तक। अब फिर जब हो गया यहाँ तक, और P2 के बाद आपने इस सेकेंड ब्लॉक को हटाया, तो सेकेंड ब्लॉक हटाते ही P2 प्रेशर रहा, P2 से ऑल ऑफ सडन P3 हो गया। अब P3 के बाद हम लोग कहाँ तक गए? V3 से V4 तक गए। और जब P3 पे हैं तो फर्स्ट ब्लॉक को भी हटा दिया, तो फर्स्ट ब्लॉक हटाते ही प्रेशर और भी कम हो जाएगा, करेक्ट। और तब फाइनली यहाँ तो एक कितना स्टेप का हुआ? पहला स्टेप में एक्सपेंशन कौन सा हुआ? ए फर्स्ट स्टेप का एक्सपेंशन है, ये सेकेंड स्टेप का एक्सपेंशन है, अरे थर्ड स्टेप का एक्सपेंशन है। वर्टिकल लाइन तो एक्सपेंशन को दिखाएगा नहीं, वर्टिकल लाइन में तो वॉल्यूम कांस्टेंट ना। तो ये कितना स्टेप एक्सपेंशन है? सर ये 3 स्टेप एक्सपेंशन है, करेक्ट। तो एक्सपेंशन के केस में जो इनिशियल प्रेशर रहता है उससे ऑल ऑफ सडन नीचे आते हैं और नीचे आकर ऐसे फिर एक्सपेंड करते हैं, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एवरीवन मान लीजिए, अब सपोज कीजिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
अगर मैंने आपको बोल दिया, एक कंडीशन दे दिया था कि ओके स्टूडेंट, टोटल मास को कांस्टेंट करना है, ये भी इंटरेस्टिंग है, टोटल मास को क्या करना है, कांस्टेंट, और उसी को अलग अलग ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। इसी टोटल मास को 2 ब्लॉक बना लीजिए, 3 ब्लॉक बना लीजिए, 4 ब्लॉक बना लीजिए, आपकी मर्जी है, या 1 ब्लॉक बना लीजिए, राइट। तो पहला केस में कितना, और आपको जाना है V1 से V2 तक, पहला केस में कितना ब्लॉक बनाए थे, 2 ब्लॉक। तो फर्स्ट केस में जो आपको एरिया मिलेगा और सेकेंड केस में एरिया मिलेगा, किस केस में एरिया ज़्यादा मिलेगा, देखिए तो मुझे सेकेंड केस में मुझे लगता है कि एरिया ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सेकेंड केस में, इस केस में आपने 3 ब्लॉक बना दिया है, राइट। तो एक ब्लॉक को हटाते हैं तो बाकी मेरा प्रेशर बना हुआ, मेंटेन किया हुआ है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर आप इसी एक टोटल मास को अगर वेरी फाइन पाउडर बना दिए, समथिंग लाइक दिस, टोटल मास को क्या बना दिए, पाउडर के फॉर्म में, और अब आप क्या करते हैं, यहाँ 1 मिनट यहाँ देखना है, और इनिशियली आप यहाँ पे हैं, प्रेशर P1 पे हैं, करेक्ट ना, अब वॉल्यूम V1 पे, ठीक है, यहाँ पे हैं। अब यहाँ से आप DM हटाए, कितना हटाए, तो इस टाइप का कितना DM, इनफाइनाइट रहेगा। तो DM हटाने से बहुत ज़्यादा नीचे आएगा या थोड़ा, सर इस टाइप का ग्राफ बनते रहेगा, नहीं एग्री ना, ये भी मैं बहुत बड़ा दिखाया हूँ, करेक्ट। DM हटाने से इतना कम डिफरेंस दिखेगा कि ऑलमोस्ट एस, ये बिल्कुल इस तरीके का नज़र आएगा, नहीं। यहाँ तक आइए, इसका मतलब DM हटाते रहेंगे तो उसको फिर इरिवर्सिबल बोलेंगे या बहुत स्लो प्रोसेस कर दिए, हर बार आपको DM हटाना है, तो इट इज़ वेरी फास्ट या स्लो प्रोसेस। तो DM करके कम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर को थोड़ा थोड़ा, एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, और थोड़ा मतलब कितना DP से कम कर रहे हैं, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, उसी को तो रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया है। इसका मतलब जो हम लोग 1 स्टेप एक्सपेंशन, 2 स्टेप एक्सपेंशन, 3 स्टेप एक्सपेंशन, तो जब तक नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट कर किए हुए हैं तब तक उसको इरिवर्सिबल में रहेगा, लेकिन उसी को नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट कर दिए तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल। इज इट राइट? चलिए, तो एक जो ग्राफ मिलता है ऐसे जो दिखाते हैं वो किसका था, और टी कॉन्स्टेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ सर, रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। बट इरिवर्सेबल में ऐसे होता था, नहीं, थोड़ा नीचे आते थे ऑल ऑफ सडन, करेक्ट। अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 2 3 4 5, ये मैं 5 दिखाया हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 दिखाया, वो नहीं लगता 5 स्टेप एक्सपेंशन जो मैंने ऐसे नीचे दिखाया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस अगर रिवर्सेबल रहेगा तो ए लाइन, ए एरिया मिलेगा, और ई रिवर्सेबल रहेगा तो ए एरिया मिलेगा। अरे 5 स्टेप का अगर इरिवर्सिबल रहता तो मुझे बर्डन का एरिया मिलता, करेक्ट। अगर 5 स्टेप का रहता तो मुझे बर्डन का एरिया मिलता, बट अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन रहेगा तो इतना एरिया ज़्यादा मिलेगा, ये वाला ये एरिया ज़्यादा मिलेगा ना, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ रिवर्सिबल में। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में किसी में मैक्सिमम वर्क होने का चांस रहेगा, रिवर्सेबल में ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। ये ग्राफिकल प्रूफ था। आप लोग समझे स्टूडेंट मैंने क्या समझाया? इसका मतलब है वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन
आइसोथर्मल इरिवर्सेबल एक्सपेंशन। इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कांस्टेंट पे मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस में, राइट। बट ये बात मैं एक्सपेंशन के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर कंप्रेशन, राइट। क्योंकि होता क्या है ना कि आधा आधा थ्योरी हम लोग पढ़कर रेडी हो जाते हैं और उसमें अच्छा दिमाग में सेट हो गया। आप तो ये देखिएगा एनसीईआरटी में, यहाँ देखिए, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा ओके ये रिवर्सेबल में ज़्यादा होता है, सॉरी रिवर्सेबल में ज़्यादा होता है, आपके दिमाग में बैठ गया भाई रिवर्सेबल का वर्क डन ज़्यादा होता है इरिवर्सेबल। मैं ये बात एक्सपेंशन के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर कंप्रेशन, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए लिख रहा हूँ। ये समझ में आ गया, 1 स्टेप कम एक्सपेंशन, 2 स्टेप एक्सपेंशन, 3 स्टेप एक्सपेंशन, और वही नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा हो जाएगा तो बन जाएगा रिवर्सेबल। अब मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। पहला बार मुझे ऐसा ऑब्जेक्टिव मिला था ना, 1 स्टेप 2 स्टेप, कोई एक स्टूडेंट लेकर आ गया, ऑल ऑफ सडन किसी साल से 2014 से लेकर 19 के बीच में 2 स्टेप, तो दिमाग में अचानक से क्लिक ही नहीं किया 2 स्टेप एक्सपेंशन। बाद में फिर एक आफ्टर 1 मिनट, कभी कभी होता है ना अचानक से क्लास लेकर निकले, जैसे ऑफलाइन क्लास में ही होता है ना कि क्लास लेकर निकले, आप 2 घंटा चिल्ला रहे हो बच्चों पे, राइट, पढ़ा रहे हो, अचानक से निकले तो ऑलरेडी माइंड एक्साइटेड में रहता है। और उसके बाद डाउट के लिए उसी टाइम बैठता हूँ, अचानक से क्वेश्चन में 2 स्टेप, फिर दिमाग अच्छा है रिवर्सल के लिए 2 स्टेप था। फिर मुझे इसे समझाया कैसे जाए, तो सबसे बढ़िया मुझे समझ में आया कि ऐसे ब्लॉक बना के समझाएंगे, फटाक से बच्चे को दिमाग में आ जाएगा कि नीचे क्यों आ जाता है ऑल ऑफ सडन, राइट। अब कंप्रेशन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वर्क डन किसका, रिवर्सेबल कंप्रेशन और इरिवर्सेबल कंप्रेशन। यहाँ देखिए एवरीवन, हम लोग को V1 से V2 तक आना है। अब यहाँ पे V1 ज़्यादा है, कंप्रेशन का केस है ना, तो ऑब्वियसली V1 ग्रेटर V2 रहेगा, इज इट राइट। और आपको बोल दिया गया है कि एक 10 kg का ब्लॉक है, उसको आप 2 टुकड़ा कीजिए, 1 टुकड़ा कीजिए या इनफाइनाइट टुकड़ा कीजिए, आपकी मर्जी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो मान लेते हैं कि A है, इसको आप 2 इक्वल पार्ट में 5 kg और 5 kg में कर दिए, करेक्ट। और इनिशियली आप यहाँ पे हैं बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, बाहर अंदर का प्रेशर सेम है, और ऑल ऑफ सडन आपने इस पर एक 5 kg का ब्लॉक रख दिया। ऑल ऑफ सडन डीएम मास का नहीं, कितना kg का, 5 kg का। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर ऑल ऑफ सडन बढ़ा दिया, और आप इनिशियली कहाँ पे थे, V1 पे थे, अब प्रेशर यहाँ था, ठीक है। मान लेते हैं कि इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही थे, उस पर कोई ब्लॉक नहीं था, बट आपने ऑल ऑफ सडन 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो ऑल ऑफ सडन प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर। तो आप यहाँ से ऑल ऑफ सडन यहाँ पहुँच गए, करेक्ट। और यहाँ पे आकर आपने एक्सपेंशन किया, सॉरी कंप्रेशन किया, करेक्ट। आप V1 से V3 पे आ गए, और नेक्स्ट आपको 2 ब्लॉक उस पर डालना है। फिर क्या किए, अगेन एक और ब्लॉक डाल दिए। अब यहाँ से इनिशियल प्रेशर P एटमॉस्फेयर था, अब यहाँ से P एटमॉस्फेयर से P1 पे आ गए आफ्टर पुटिंग फर्स्ट ब्लॉक। और उसके बाद कंप्रेशन हो चुका है, कंप्रेशन होने के बाद ऑब्वियसली नीचे आएगा तो गैस का भी प्रेशर ज़्यादा होगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम होकर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होने के बाद एक जगह पे रुक जाएगा। वेट कर रहा हूँ कब वो रुकता है, ओके V3 पे आकर रुक गया। फिर से सेकेंड ब्लॉक रख दिए, सेकेंड ब्लॉक ऑल ऑफ सडन रखते हैं तो अगेन प्रेशर क्या रहा, ये P1 से क्या हो गया P2, अब P2 पे आकर ये फिर से कंप्रेशन करेगा, तब आएगा कहाँ पे, V1 पे। इसका मतलब सर ये 2 स्टेप कंप्रेशन रहा, वर्क डन ये रहा, करेक्ट, ठीक है ना। और 3 स्टेप होता था, अभी 2 स्टेप में कितना सीढ़ी बना,
एक एक और एक, दो बना, 3 स्टेप रहता तो 3 इस टाइप का बनता, 4 स्टेप रहता तो। लेकिन अब जो आप लैडर बना रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हैं, राइट। कम एक्सपेंशन में नीचे पहले आकर ऐसे बनाते थे, दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंशन में पहले नीचे आते थे, फिर ऐसे नीचे आते थे, ऐसे नीचे। कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर गए तब ऐसे, फिर ऊपर गए तब ऐसे, राइट। यहाँ तक आ जाइए, हो गया। अगर इसी ब्लॉक को 10 kg को 10 पार्ट में करते और तब कंप्रेशन करते तब कैसा होता। सर ऐसा होना चाहिए था। फर्स्ट सेकेंड, इस हॉरिजॉन्टल वाला काउंट कीजिएगा, वर्टिकल वाले को नहीं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, चलिए यहाँ तक ही जगह है, इतना ही मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक है मान लीजिए, राइट। V1 से V2 पे आ गए, करेक्ट ना। ये रहता करेक्ट। लेकिन अगर इनफाइनाइट रहता तो बहुत छोटा छोटा नजर आता। इनफाइनाइट रहता तो कैसे नजर आता है, ऐसे ना। तो एक्चुअली ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है इनफाइनाइट में, वो कॉर्नर ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कॉन्साइड करता, करेक्ट। तो इनफाइनाइट अगर रहता स्टेप रहता तो इसका कंप्रेशन का ग्राफ ऐसा रहता, करेक्ट एवरीवन। इनफाइनाइट स्टेप रहता, वही बन जाता रिवर्सेबल। रिवर्सेबल में हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। यस, यहाँ देखिए, बट ई रिवर्सेबल में ऐसे होके जाता, एग्री हैं। इसका मतलब है ई रिवर्सेबल में सर इतना काम ज़्यादा होता, करेक्ट। तो इस केस में कंप्रेशन में किस में वर्क ज़्यादा होगा, वर्क का मैग्नीट्यूड, वर्क डन का। ई रिवर्सेबल में वर्क डन ज़्यादा होगा, रिवर्सेबल में वर्क डन कम होगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पहले प्रेशर बढ़ता है फिर वर्क करता है, फिर बढ़ता है फिर वर्क करता है, राइट। एक्सपेंशन में क्या होता था, पहले प्रेशर घटता था फिर वर्क करता था। चलिए, तो ये जो लाइन है यहाँ देखिएगा, ये लाइन किसका लाइन था, हाइपरबोलिक, ये रिवर्सेबल वाला लाइन है, ये लाइन, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअल में ये नीचे 2 ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। जिसमें सिंगल टिक लगा रहे हैं उतना काम कम होता था एक्सपेंशन केस में, और जिसमें डबल टिक लगा रहे हैं उतना काम ज़्यादा होगा कंप्रेशन के केस में, करेक्ट। इसका मतलब रिवर, और ये स्लोप यहाँ देखिएगा, ये स्मूथ लाइन जो है वो किसका ग्राफ है, रिवर्सेबल का है। तो रिवर्सेबल के रेस्पेक्ट में, रिवर्सेबल प्रोसेस के रेस्पेक्ट में कंप्रेशन में ये वर्क ज़्यादा होता है, एक्सपेंशन में यही उतना ही वर्क कम दिखता है, करेक्ट। आप लोग समझे स्टूडेंट मैंने क्या समझाया। चाहेंगे तो इसको तोड़कर 2 ग्राफ में बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, बहुत काम का है, ये डायरेक्ट आ जाता है। इसको ग्राफ को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन का रहेगा तो ई रिवर्सेबल में ऐसे चलता है, मतलब ये जो नीचे दिखा रहा हूँ ये किसका दिखा रहा हूँ, ई रिवर्सेबल। अरे ये जो लाइन है वो किसका है, रिवर्सेबल का, करेक्ट। तो यहाँ एक ग्राफ इटसेल्फ क्या बता रहा है, W रिवर्सेबल ग्रेटर देन W ई रिवर्सेबल। और मैक्सिमम वर्क कहाँ पे होगा, मैक्सिमम वर्क रिवर्सेबल में होगा, करेक्ट ना, मैग्नीट्यूड बाई। अरे मैंने ऐसे ग्राफ दिखाया है, मतलब V1 से V2 एक्सपेंशन का दिखाया हूँ।
अगर वही कंप्रेशन का रहेगा तब इस केस में रिवर्सेबल के लिए तो यही लाइन रहेगा, बट इरिवर्सिबल के लिए ये ग्राफ ऊपर ऐसे जाएगा, तो इरिवर्सिबल में इतना अमाउंट से ज़्यादा काम होगा, करेक्ट। तो इस केस में W इरिवर्सेबल ग्रेटर देन W रिवर्सेबल, बट ये बात किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, करेक्ट। तो रिवर्सेबल में एक्सपेंशन में रिवर्सेबल प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा, कंप्रेशन में इरिवर्सेबल प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा, राइट। अब इसमें एक डेप्थ का क्वेश्चन, कंप्रेशन करना है और मैक्सिमम वर्क डन पूछा जा रहा है, तो सर इरिवर्सेबल करेंगे। इरिवर्सेबल में भी कितना स्टेप, सिंगल स्टेप किया जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा, राइट। सिंगल स्टेप करते तो यहाँ से यहाँ तक आते और डायरेक्ट ये पूरा एरिया मिलता, करेक्ट। यस, तो ये भी तो डेप्थ का ऑब्जेक्टिव है। कंप्रेशन के केस में वर्क डन किस में ज़्यादा, इरिवर्सेबल है, तो उसमें स्टेप अगर कम रहेगा तो ज़्यादा वर्क डन दिखेगा। तो सिंगल स्टेप में अगर आप कंप्रेशन करते हैं तो ज़्यादा वर्क डन होगा। रिवर्सेबल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सपेंशन के केस में रिवर्सेबल में वर्क डन ज़्यादा, और रिवर्सेबल कब होगा, जब स्टेप ज़्यादा होगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरी स्लो प्रोसेस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन एक्सपेंशन में दिखेगा, करेक्ट। तो एटलीस्ट इतना चीज़ क्लियर हुआ कि 1 स्टेप एक्सपेंशन 1 स्टेप कंप्रेशन, 2 स्टेप एक्सपेंशन 2 स्टेप कंप्रेशन, 3 स्टेप एक्सपेंशन 3 स्टेप कंप्रेशन, राइट। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन में किसका वर्क ज़्यादा होता है, डायरेक्ट यही आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क्स दिला देगा। तो जब इतना हम लोग पढ़ ही लिए हैं तो एक क्लास में एटलीस्ट इसको कवर कर लेंगे तो पूरा हम लोग कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। इंजन, क्योंकि छूट जाएगा तो छूट जाएगा, पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, राइट। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग प्रेशर में है कि 12th का फिजिकल केमिस्ट्री स्लो हो गया, स्लो चल रहा है। कवर होने से मतलब इधर तो केमिकल में भी तो शुरू हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से आपको इंजन पढ़ाऊंगा, कार्नोट साइकिल।